नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान एनवीरा एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को पढ़ा था, बहुत ही शानदार था। और आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण के आपको बहुत ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण है तभी प्रत्येक वस्तु धरती पे यानी पृथ्वी पर है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो आप सोचो क्या होता। प्रत्येक वस्तु हवा में उड़ती। क्या होती? हवा में उड़ती। यानी गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है जिस कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर विद्यमान रहती है। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के ऊपर रहती है। अब मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण की, तो सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में? तो हमारे भाई साहब थे न्यूटन, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। सन 1687 की बात है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक, याद रखना आपको पुस्तक भी पूछा जाता है, प्रिंसिपिया, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इस गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। इन्होंने बताया 1687 में, प्रिंसिपिया इनकी क्या थी? पुस्तक। तो ये भी पूछा जाता है प्रिंसिपिया पुस्तक किनके द्वारा, तो आना चाहिए ये हमारे भाई साहब थे न्यूटन। न्यूटन ने सन 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि इस संसार में प्रत्येक पिंड एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। चाहे माध्यम कोई भी हो, एक दूसरे की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। यानी प्रत्येक पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल लगता है। तो इन्होंने बताया, पहला याद रखना आपको, जैसे उन्होंने एक द्रव्यमान ले लेता हूं मैं, m द्रव्यमान का कोई ये पिंड है, और मैं ले लेता हूं दूसरा पिंड है m2। ये पिंड कोई भी वस्तु हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक गणितीय सूत्र दिया जिसके आधार पर आप किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल निकाल सकते हो, कितना बल है। तो उन्होंने दो पिंड m1 व m2 माने और उनके बीच की दूरी मैं मान रहा हूं r है। क्या है उनके बीच की दूरी? कैपिटल R ले रहा हूं मैं, ये है कैपिटल R। यदि दो पिंड m1 व m2 है और उनके बीच की दूरी r है, तो उन्होंने क्या बताया था कि इनके मध्य लगने वाला बल, इनके मध्य लगने वाला बल, पहला याद रखना है, इनके मध्य लगने वाला बल दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इन दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है, दोनों पिंडों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी जितना आप दोनों पिंडों का गुणनफल बढ़ाओगे उतना का उतना क्या बढ़ेगा? बल बढ़ेगा। और एक दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि लगने वाला आकर्षण बल, ध्यान देना, लगने वाला आकर्षण बल दूरी यानी r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो, जिससे एक गणितीय सूत्र निकल के आएगा। उसके ऊपर आपको आंकिक प्रश्न, उसका मान पूछा जा सकता है, कितना होता है। कोई दो पिंड देके, उन दोनों पिंडों का द्रव्यमान देके, बीच की दूरी देके आपको पूछा जा सकता है कि लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा। इन दोनों पिंडों के अनुसार आपको एक गणितीय फॉर्मूला निकालना है। दोनों पिंडों के गुणनफल, दोनों पिंड कौन कौन से हैं? m1 व m2 के समानुपाती होता है। ये क्या है? ये बल के लिए क्या है? जो बल होगा गुणनफल के समानुपाती, और जो बल होगा दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले कथन के अनुसार जो बल होगा
दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। इससे इक्वेशन 1 निकल जाएगी। और इसी प्रकार लगने वाला आकर्षण बल दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी लगने वाला आकर्षण बल दूरी के वर्ग, ये रहा वर्ग, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। समीकरण क्या हो गई, 2। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था, जब दो इक्वेशन इस प्रकार की आती है तो आप कैसे सरल करोगे, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बट्टा r²। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। अभी पूरा नहीं हुआ, आगे है, अभी तक आपको यहाँ तक याद रखना। आगे ध्यान देना थोड़ा सा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया है, F बराबर, ये मैंने बताया था जब भी समानुपाती स्थिरांक, सॉरी ये चिन्ह हटता है तो समानुपाती स्थिरांक आता है G m1 m2 बट्टा r²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको पूछ ले कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा जब उन दोनों पिंडों का द्रव्यमान m1 है एक का और दूसरे का m2 है और दूरी r है, तो आंसर होना चाहिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 दूरी r है तो लगने वाला बल क्या होगा, तो लगने वाला बल क्या होगा, ये वाला। यहां ध्यान देना, m1 व m2 प्रथम व द्वितीय पिंड के द्रव्यमान, द्वितीय पिंड के द्रव्यमान, यानी m1 व m2 क्या है, जो पहला पिंड होगा उसके लिए m1 और दूसरा होगा जिसके लिए m2। चाहे आप आगे पीछे ले सकते हो क्योंकि राशि क्या है, गुणे में, यानी 2 × 3 करो या 3 × 2 करो। और ये r क्या है, दोनों पिंडों के मध्य दूरी, दोनों पिंडों के मध्य दूरी, पिंडों के मध्य दूरी, दोनों पिंडों के मध्य दूरी। और मैं बात करूं वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला g, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इस नियतांक का अन्य नाम क्या है, ये पूछा जा गया क्वेश्चन है, सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि छोटा जी और बड़ा जी, तो इस बड़े जी को क्या बोला जाता है, याद कर लेना, सार्वत्रिक नियतांक। यानी सार्वत्रिक नियतांक का अर्थ ये हुआ, जी की वैल्यू आप पृथ्वी या चंद्रमा कहीं पे चले जाओ, इस जी की वैल्यू जो भी है अभी मैं बताऊंगा वो कभी चेंज नहीं होती है। तो जी की वैल्यू कितनी है ये देखना थोड़ा, जी की वैल्यू होती है, इस जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा इसका मान पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का मान कितना होता है, गणितीय मान। तो आपको याद करना है 6.67 × 10⁻11, और खास तौर से मात्रक में गलती करते हैं स्टूडेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg², या जी का मात्रक, ये भी लिख दो छोटा सा, जी का मात्रक, डायरेक्ट याद करो आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg², ये क्या हो जाएगा, जी का मात्रक। और ये जी है प्रत्येक स्थान पे एक समान रहता है। इस जी के क्या क्या गुण है, ये जो जी है प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, समान रहता है, यानी ये जी कभी भी नहीं बदलता है और ये जी किसी पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप m1 और m2 और r² किसी को चेंज करो, इस g के मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी g का मान किसी पर निर्भर नहीं करता, किसी पर निर्भर नहीं करता। तो गुरुत्वाकर्षण का सामान्य परिचय ये पढ़ा हमने सन 1687, थोड़ा वापस देख लेना, सन 1687 न्यूटन भाई साहब थे हमारे, न्यूटन
और उन्होंने कौन सी बुक, प्रिंसिपिया पुस्तक में बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि प्रत्येक पिंड है जो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कितना होता है, उसका मान ये रहा, F बराबर Gm1m2 बट्टा आर स्क्वायर, और G की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर। और ये G क्या है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, सार गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या इसे बोला जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और जो बल होगा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, दोनों पिंडों के गुणनफल पर। कथन के रूप में पूछा जाता है कि बल निर्भर करता है, गुणनफल पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी आप दूरी बढ़ा दोगे तो बल घट जाएगा और दोनों पिंडों का द्रव्यमान बढ़ा दोगे तो बल बढ़ जाएगा, क्योंकि बल क्या है, द्रव्यमानों के गुणनफल के समान अनुपात में बढ़ता है और व्युत्क्रम मतलब घटता है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। और अब हम पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण उदाहरण, फिर पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण। तो हमने गुरुत्वाकर्षण का सामान्य परिचय पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने बताया, न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, फिर हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण दैनिक जीवन में आपको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, सीधे फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। पहला है एग्जाम्पल इनका, ग्रहों या उपग्रहों की उनकी कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल की अगर बात करूं मैं, हम आगे पढ़ेंगे अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। अभी यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल, अभिकेंद्रीय बल का अर्थ होता है केंद्र की ओर लगने वाला बल। यानी अभिकेंद्रीय बल और सूर्य के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। ये जो ग्रह या उपग्रह है वो उनकी अपनी कक्षाओं में चक्कर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही लगा पाते हैं। तो एग्जाम में सीधा फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, ग्रह तथा उपग्रह अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं कौन से बल के कारण, तो आपका आंसर होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा पाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछा गया है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कौन से बल के कारण चक्कर लगा पाता है। और एक एग्जाम्पल ये है जो दैनिक जीवन में आप सभी जानते हो कि हमारा पृथ्वी पर मौजूद होना ये भी कौन से बल के कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर ये बल नहीं होता तो प्रत्येक वस्तु हवा में रहती जिस प्रकार चांद पे रहती है। तो अगला है तारों का टूटना तथा बनना, यानी तारे टूटते हैं और वापस उनका निर्माण होना भी ग्रेविटेशनल फोर्स पे है। आकाश गंगा का निर्माण होना ये भी इम्पोर्टेंट है। और समुद्र में ज्वार भाटा, ये फैक्ट के रूप में पूछा गया क्वेश्चन है कि समुद्र में ज्वार भाटा का निर्माण कौन से फोर्स के कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। अब इन तीन उदाहरण पढ़ने के बाद आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। यानी गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो मैं बात करूं गुरुत्व बल की, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है वह बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी मैंने इस पेन को छोड़ा तो यह नीचे जाएगा, तो कौन से बल के कारण जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किसी भी वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है वह उसके लिए क्या हो जाएगा, गुरुत्व बल। तो यहाँ पे आया है बल, ये क्या होता है, बल F बराबर ma, यानी किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान है और त्वरण है तो उसका गुणा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। अब बात करेंगे हम आगे बल और द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्रव्यमान और भार। तो मैं बात करूं गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय बल यानी
किसी भी वस्तु, वह वस्तु जो पृथ्वी की ओर खींची जाती है जिस बल के कारण, वह कहलाता है गुरुत्वीय बल। और आप जानते हो खींची जाती है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन को कहा जाता है त्वरण। क्या कहा जाता है? त्वरण। त्वरण कहा जाता है वेग में परिवर्तन। किसी भी वस्तु के अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ क्या उत्पन्न होगा? एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो गुरुत्वीय बल से उत्पन्न त्वरण ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय बल और बल, ये गुरुत्वीय बल यानी आकर्षित हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण। जो गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है त्वरण, वही कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। और इंपॉर्टेंट है इसे स्मॉल जी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसे व्यक्त करते हैं। पहला तो ये याद रखना, व्यक्त करते हैं। अगर एक बड़ा जी होता, अभी हमने पहले पढ़ा सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, और ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और इसकी वैल्यू याद रखना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका मात्रक पता ही है आपको, जी बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये याद रखना। कभी कभी ऑप्शन में दिया आता है 10 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कोई भी वस्तु नीचे आती है उसका वेग इतना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण से नीचे आती है। और अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण है ना ये जी, अलग अलग जगहों पे इनका मान। फिर हम पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा भार में अंतर। तो अब हम पढ़ेंगे जी के मान में परिवर्तन, यानी ध्रुवों पर कितना होता है पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है, विषुवतीय रेखाओं पर कितना होता है, ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। कुछ फैक्ट है जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे। तो पहला पूछा गया है कि विषुवतीय रेखा पर जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, और जी की वैल्यू आप सबको पता है स्मॉल जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के मान में परिवर्तन। पहले मैं बात करूं, विषुवतीय रेखा पर जी का मान होता है न्यूनतम। पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहां पर होता है, तो आंसर होना चाहिए विषुवतीय रेखा पर। एक बार हम पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर एक ट्रिक बनाते हैं। पृथ्वी के केंद्र में होता है, शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र में। और पूछ लिया जाए जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, यानी सतह से आप जब भी ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे जी का मान हमेशा क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण या घूर्णन गति बढ़ाने के कारण भी जी का मान क्या है? घटता है। तो यानी मैं एक यहाँ बना लूँ, ये बना लूँ पृथ्वी। वैसे पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं होती है, चपटी होती है सिरों से, तो ये बना दूँ विषुवतीय रेखा, विषुवत रेखा या विषुवतीय रेखा बोल सकते हो। और यहाँ है इसका ध्रुव, क्या है? ध्रुव। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, इसको आधी कर दूँ, ऐसे मान लो, तो अब ध्यान देना इसमें कैसे याद रहेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो ये है पृथ्वी का केंद्र। क्या है? केंद्र। यानी अब ध्यान देना, ये है ध्रुव, तो ध्रुव इनमें से सबसे ऊपर है। क्या है? सबसे ऊपर ध्रुव नजर आ रहा है, तो ध्रुवों पर क्या हो जाएगा? जी का मान हाईएस्ट यानी अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम। यहाँ से आपको जी क्या नजर आ रहा है? सबसे ऊपर, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक होता है। सीधा आंसर होना चाहिए पृथ्वी के ध्रुवों पर। कहाँ होना चाहिए? पृथ्वी के ध्रुवों पर। और मैं बात करूँ इससे यहाँ नीचे आए, यहाँ पे और इधर आए, तो ये होगी विषुवतीय रेखा। तो इस यहाँ सर्वाधिक है तो यहाँ न्यूनतम, तो विषुवतीय रेखा पर क्या हो जाएगा? न्यूनतम। यानी ये ट्रिक फॉलो हो रही है। सबसे ऊपर है ध्रुव, तो ध्रुवों पर सबसे अधिकतम। और बात के विषुवतीय रेखा पर नीचे आए इधर, और इधर से आगे, तो ये होगी नीचे, तो विषुवतीय रेखा नीचे होती है, ऐसे याद रखना है। तो जी का मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। अब बात करूं, इधर आ रहा हूं और इधर आ रहा हूं, इधर केंद्र पे आ गया, तो केंद्र पे क्या बन रहा है? शून्य। तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? शून्य होता है, यानी 0 बन रहा है। याद रखना, बीचों बीच आ गया तो शून्य हो जाएगा, यानी 3 तो याद हो गए।
फिर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा क्या होगा, घटेगा। आप ऊपर थे नीचे आ गए तो न्यूनतम हुआ मतलब घटा, इधर थे तो भी घटा, यानी ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। और लास्ट आपको याद रखना पड़ेगा, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर या बढ़ने पर जी का मान घटता है। तो ये कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जी के मान में परिवर्तन, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण में कि जी के मान कहाँ अधिक होता है, कहाँ न्यूनतम होता है। अब मैं बात करूँ द्रव्यमान तथा भार की। इन दोनों में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूजिंग रहते हैं कि द्रव्यमान और भार एक ही है, लेकिन बहुत डिफरेंस है इनमें। जैसे मैं अगर द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान किसी भी पदार्थ में निहित मात्रा, यानी ये पेन है, इसमें जितना मैटर यूज हुआ है वह कहलाएगा द्रव्यमान। अगर ये स्वतंत्र पड़ी है तो वह उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान। इसको आप कहीं भी ले जाओ, इसका मान जितना द्रव्यमान है उतना ही रहेगा, यानी इनकी ना कोई दिशा है, यानी ये एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि और नियत राशि है। यहाँ पर जितना द्रव्यमान है चांद पर ले जाओ, यानी चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वह द्रव्यमान वही रहेगा, यानी द्रव्यमान अपरिवर्तनशील राशि है और एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। अगर ये पड़ी है यहाँ पे, अगर मैं इसको उठाऊंगा तो किसके विरुद्ध कार्य कर रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल तो इसको ले जा रहा है नीचे। अगर मैं इसको उठाऊं तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, यानी गुरुत्वीय त्वरण, यानी इस द्रव्यमान m है, अगर इस वस्तु को उठा रहा हूं तो मेरे को कुछ ना कुछ क्या लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है, बल। और किसके विरुद्ध लगाना पड़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लगाना पड़ रहा है। यानी एक द्रव्यमान m है, अगर उसको गुरुत्वीय त्वरण g से गुणा कर दिया जाए तो वह क्या, किस में चेंज हो जाएगी, भार में। यानी भार एक प्रकार का क्या है, बल है। भार एक प्रकार का क्या है, बल। और बल एक सदिश राशि है, यानी भार भी एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि। ये भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर आपको भार क्यों महसूस हो रहा है, सॉरी, भार क्यों महसूस हो रहा है, बल के कारण। आप इस पे बल लगा रहे हो तभी उठा रहे हो, और बल एक प्रकार का क्या है, भार है। अगर यहाँ पे आपके पास कोई 1200 केजी द्रव्यमान की है, तो अगर आप चंद्रमा पे ले जाओगे तो भी 1200 केजी ही रहेगा। अगर भार है उसका 1200 तो 1/6 हो जाता है, वहां पे कितना हो जाता है, 200 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो सीधे फैक्ट के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूं द्रव्यमान की, इसे m द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं मास, यानी किसी पदार्थ में निहित मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। इसका मात्रक पूछा गया एग्जाम में केजी, किलोग्राम होता है, ये याद रखना शॉर्ट में। और ये एक स्थिर राशि है, यानी एक नियत राशि है। क्या है, नियत राशि है। और सदिश और अदिश की बात करूं तो यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश, क्योंकि इसकी ना तो कोई दिशा होती है, केवल और केवल मात्रा, इन केवल और केवल परिमाण हो सकता है। अब बात की जाए भार की, इसका मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और ये परिवर्तनशील राशि है। अब भार यानी ध्यान देना, इधर हमारे पास कोई m द्रव्यमान, m द्रव्यमान की कोई क्या थी, वस्तु थी। ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो इसमें जितनी मात्रा है, निहित है, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। अगर आप इसको उठाओगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। बल लगाओगे तो आपको वस्तु भारी महसूस होती है। ये आपने डस्टर उठाया तो आपको भार महसूस हुआ। ये भार किसके कारण महसूस हुआ, बल के कारण। अगर इसको मैं m को कौन से बल के कारण, g यानी गुरुत्वीय बल के कारण। कौन से बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आपके पास m है और उसको गुरुत्वीय त्वरण g से गुणा कर दिया जाए तो आप क्या निकाल सकते हो, w, या इसे ही बोलते हैं f। क्या बोलते हैं, f, क्योंकि बल एक प्रकार का भार है और भार एक प्रकार का बल है। यानी यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, F बराबर mg, F बराबर mg, या आप लिख सकते हो W बराबर mg। किसी भी वस्तु का भार निकालना हो तो फॉर्मूला लगाना है W बराबर mg। यहां पे ये एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है।
यानी अगर आपको किसी वस्तु का भार केजी में दे, अगर आपको किसी वस्तु का भार केजी में दे तो आप उसको द्रव्यमान में कैसे चेंज करोगे, ये हम अभी पढ़ेंगे। और मैं एक बात कर लूँ प्लाइन वेग की, वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर फेंका जाए तो वो वापस पृथ्वी की ओर लौट कर नहीं आती है, वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्लाइन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाइन वेग। और पृथ्वी का प्लाइन वेग एग्जाम में पूछा जाता है, चंद्रमा का प्लाइन वेग एग्जाम में पूछा जाता है, सूर्य का प्लाइन वेग एग्जाम में पूछा जाता है। प्लाइन यानी यहां से रवाना होना, वापस नहीं आना। प्लाइन वेग यानी वह वेग, वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को फेंका जाए जिसे वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके, जिसे वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर ले और लौट कर नहीं आए, और लौट कर नहीं आती। अगर आप किसी भी वस्तु को पृथ्वी पे है, आप किसी भी वस्तु को, अभी मैं बताऊंगा, जिस वेग से फेंकेंगे तो वस्तु वापस लौट के नहीं आती है। अलग अलग के लिए वेग अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं पृथ्वी के लिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग, पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको किलोमीटर प्रति सेकंड करना है, ठीक है। और पूछा जाता है चंद्रमा के लिए, प्लाइन वेग, चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग हो जाएगा 2.4, याद रखना, किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा पे आप किसी भी वस्तु को 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकोगे तो वो वापस लौट के पृथ्वी पर नहीं आती है, सॉरी चंद्रमा पे नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के लिए अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकोगे और यहाँ पे 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकोगे तो चंद्रमा पे नहीं आएगी और पृथ्वी पे माना जाता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब मैं बात करूँ सूर्य पर प्लाइन वेग जो होता है 42.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? 42.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आज की क्लास में हमने जाना गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, फिर हमने पढ़ा बड़े जी का मान, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक पूछा जाता है, और फिर हमने पढ़ा गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण और जी के मान में परिवर्तन, और फिर हमने पढ़ा था प्लाइन वेग क्या होता है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा के लिए। फिर हमने द्रव्यमान तथा भार में अंतर स्पष्ट किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।